दोस्तों नमस्कार। जो मुजफ्फरनगर में महापंचायत थी वो समाप्त हो चुकी है। हालांकि कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया गया, वही पुराना निर्णय जैसे पहले कहते थे कि 27 तारीख को भारत बंद करेंगे, ये घोषणा हुई है। भारत पहले भी बंद कर चुके हैं, वोट से चोट करेंगे, ऐसे ही तमाम मुद्दे वहाँ पर बोले गए। अल्लाहू अकबर के नारे लगे, हर हर महादेव के नारे लगे। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। ये जो किसान महापंचायत हुई है इसका असर क्या होगा। अच्छा, ये जो किसान महापंचायत हुई है कहीं ना कहीं इसका असर क्या पड़ेगा। देखिए, ये किसान महापंचायत जो है इसे देख के मुझे एक ही चीज़ याद आती है। वो याद आती है कर्नाटक चुनाव में जो सभी नेता हाथ ऊपर करके एक साथ खड़े थे, सोनिया गांधी, मायावती, सब भाई बहन आपस में बन रहे थे। अब कुछ दिन बाद सब एक दूसरे का पैर खींचने लगे। तो बस ये आपस में ही किसान नेताओं में टकराव है, एकजुटता बिल्कुल नहीं है। ये स्वार्थी लोग हैं और ये महापंचायत नहीं है, ये चुनावी प्रचार है। जो भी भाजपा का खिलाफ वोटर है, जो वोटर जैसे कि प्रधानमंत्री बनते हैं या कोई चुनाव होता है तो जैसे 100 वोटर है तो उसमें 51 वोटर किसी को वोट देता है, जो 49 या 40 वोटर बन जाता है वो विरोध करता है। तो बस जो लोग भाजपा को वोट नहीं दिए उन लोगों को इकट्ठा कर लिया। सपा के कार्यकर्ता, आरएलडी के कार्यकर्ता, बसपा के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, बस ये उनके कार्यकर्ता हैं, ये किसान नहीं। कुछ, हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूं कि कुछ मासूम किसान भाई हैं जिन्हें जमीन बर्बाद हो जाने का मतलब जमीन छीन लेगी सरकार, इसका है। लेकिन ये जो महापंचायत है ये पूर्ण रूपेण जो है चुनाव प्रचार है। ये किसान पंचायत नहीं है, ये चुनाव पंचायत है। मैं बताता हूं आपको, इसका एग्जाम्पल देखता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जब कानून सस्पेंड कर दिया, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कानून सस्पेंड कर दिया तो इस पंचायत की जरूरत क्या, इस आंदोलन की जरूरत क्या, सड़क रोक के देश की अर्थव्यवस्था को खराब करने की जरूरत क्या है। तो ये जो है 2022 में किस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को रोका जाए, ये 2022 के विपक्ष का चुनावी घोषणा पत्र है। यानी जैसे मोदी जी जाके बंगाल में, बिहार में अमित शाह जी चुनाव की घोषणा करते हैं, उसी तरह ये विपक्ष का चुनाव का घोषणा मंच था कि जो हम लोग 2022 चुनाव में क्या करेंगे। सभी परिवारवादी लोग इकट्ठा होकर, सभी भ्रष्टाचारी लोग इकट्ठा होकर, योगेंद्र यादव कब का किसान हो गया, राकेश टिकैत कब का किसान हो गया जिसके पास करोड़पति संपत्ति है। राकेश टिकैत अगर सुन रहे हैं तो मेरा एक सवाल है, मैं भी किसान का बेटा हूं, तो उनका संपत्ति कैसे हजारों करोड़ का हो गया। मेरे पास जितना संपत्ति आज से 50 साल पहले था मेरे दादाजी के जमाना में, हम लोग तो घट रहे हैं किसान की संपत्ति। 70 साल से हम लोग का शोषण किया है, भारत सरकार ने 70 साल से किसानों का शोषण किया। लेकिन राकेश टिकैत का संपत्ति अरबों खरबों, वो फॉर्मूला हमें दे दे, हम सब किसान को, वो सभी किसान भाइयों को वो फॉर्मूला दे देंगे जो फॉर्मूला से राकेश टिकैत करोड़पति बने हैं। अब मैंने क्यों कहा सारे परिवारवादी लोग इकट्ठा हुए हैं। देखिए, परिवार, लालू का परिवार, मुलायम का परिवार, मायावती भी अपने भतीजा भाई को ले ही आई। उसी तरह महेंद्र सिंह टिकैत जी थे जो अच्छे आदमी थे, उनका सभी लोग सम्मान करते थे। महेंद्र सिंह टिकैत यही कानून की मांग करते थे। उनका बेटा हुआ नरेश टिकैत, राकेश टिकैत। अब राकेश टिकैत अपने बेटा को ठेकेदारी बिजनेस देने के बावजूद भी चरण सिंह टिकैत जो उनका बेटा है उसको अब राजनीति मतलब उसको अब टिकट दिलाएंगे, उसको जो है नेता बनाएंगे। तो ये किसान संगठन हुआ। किसान संगठन का मतलब हुआ कि आम किसान नेता बने। आम किसान भाई, मेरे परिवार का ही लोग किसान नेता बनेगा तो आप राजनीति हो। आप वैसे भी वो 2 बार चुनाव लड़ ही चुके हैं। और जहां तक रही, आप 10 लोग के लिए मोमबत्ती, कोई छोटा सा कैंडल मार्च चलाते हैं कि कहां से फंडिंग आती है। 10 लोग के मोमबत्ती के लिए हमें 20-20 रुपया जमा करके कैंडल मार्च करना पड़ता है। इतने लोग जो आए, उस लोग का बस भाड़ा कौन देगा। भानु प्रताप जी जो हैं वो बोले कि मुझे 10 करोड़ रुपया दे दो, जितना भीड़ कहो उतना भीड़ हम ला देंगे। तो यानी भानु प्रताप जो है वो अनुभवी नेता हैं, वो जो है जानते हैं कि रुपया पे भीड़ जुटाया जाता है। जैसे सपा का कार्यकर्ता हुआ, बसपा, किसान को रुपया से नहीं जुटाया जा सकता है, लेकिन सपा बसपा का जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वो जिला अध्यक्ष बनने के लालच में उसको रुपया दीजिए। रुपया जैसे दीजिएगा वो बस भर भर के कार्यकर्ता को आपको ला देगा। उसे खाना लिट्टी जो होता है 500-500 रुपया, जैसे शाहीन बाग में 500-500 पे लाके महिलाओं को बैठाया था, उसी तरह ये जो है सभी पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा कर रहे हैं।
और ये जो है इसमें इंटरनेशनल साजिश की बात मैंने पहले भी की कि ये जो रुपया है ये खालिस्तानी तो दे ही रहा है, लेकिन साथ साथ चाइना पे हमें फोकस करना चाहिए, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए कि चाइना भारत की अर्थव्यवस्था को खत्म करना चाहता है ताकि हमारी सेना मजबूत ना हो, चाइना को हम टक्कर ना दे। और एक और चीज है, ये जो बिचौलिया है जो मतलब हमारा 16 रुपया का गेहूं लेके 30 रुपया में बेचता है, हमारा फसल जो है 10 रुपया लेके पंडे में बेचता है, अगर बिचौलिया को हटा दे तो राकेश डकैत जी को क्या प्रॉब्लम है? भाई आप ठेकेदारी करो, आप अपने बेटा को करोड़पति बनाना चाहते हो, आप सांसद बनना चाहते हो, राकेश डकैत जी हाथ जोड़ के मुझे आपसे निवेदन है कि आप करोड़पति बनो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम किसान को, जो हम युवा पीढ़ी हैं, जो हमारे पिताजी की खेती किए, हमें बिचौलिया से मुक्ति चाहिए, हमें बिचौलिया नहीं चाहिए। क्या हम किसान नहीं हैं? हम बोल रहे हैं बिचौलिया नहीं चाहिए। और वो योगेंद्र यादव जो कांग्रेस का दलाल है, वो राकेश डकैत जो आरएलडी का दलाल है, कांग्रेस का आप आदमी पार्टी का दलाल है, वो संजय सिंह जो टिकट चोर है, वो जो है वो बोलेगा वो सही। हम आम किसान, हम किसान नहीं कैसे हुए? अच्छा, योगेंद्र यादव मेगा पाटकर को मंच मिलता है, लेकिन जिसने किसान आंदोलन को शुरू किया वीएम सिंह, उनको वहां पर नहीं बुलाया जाता, उनको मंच नहीं दिया जाता। देखिए बीएम सिंह जो है ना, उनको ये लोग इसीलिए नहीं बुलाए, बीएम सिंह कोर्ट से केस लड़के, जब सपा की सरकार थी तो गन्ना का उन्होंने मूल्य दिया था बीएम सिंह ने, ठीक है, लेकिन ये लोग उन्हें, क्योंकि बीएम सिंह जो है उनको ये लोग साइड कर रहे हैं ताकि इनका जो मोटा रुपया है वो रुपया इन लोग, जितना लोग रहेगा उतना रुपया बांटना पड़ेगा, और भांडा फूटने का तो इन लोग को डर रहता ही है। तो सब लोग, ये अभी जो साथ दिख रहे हैं ना, खैर मेघा पाटकर का नाम लिया, ये तो कम्युनिस्ट वामपंथी लोग हैं, तो इन लोग का तो अलग ही एजेंडा है कि लाल किला पे जैसे किए थे कि लाल किला पे लाल झंडा फहराना चाहिए, तो इनका तो एक ही मकसद है कि तिरंगा हटा के इन कट्टर कम्युनिस्टों का वहाँ पे लाल झंडा फहराया जाए। लेकिन ये जो कुर्सी और सत्ता को पाने वाले जो लोग हैं, ये लोग षड्यंत्र करके कितने को बेरोजगार कर दिए, बॉर्डर पर बैठे लोगों को। आज जो ये लोग चुनावी प्रचार कर रहे हैं, इन लोगों को मैं एक ही चीज कहता हूं कि एक बार भी जो टिकरी पे बहन के साथ बलात्कार हुआ था बॉर्डर पे, एक बार माफी मांगा उस बलात्कार के लिए। दलित नेता की पिटाई हुई थी, क्या माफी मांगा? नहीं मांगा। बीजेपी नेता को मारा, वो क्या माफी मांगा? नहीं मांगा। अच्छा, आपने एक बात और देखी होगी, जब राकेश टिकैत ने भाषण की समाप्ति की तो जो भाजपा सरकार है उसकी तुलना तालिबान से कर दी, लेकिन आज वहां पर आज तक के एक पत्रकार के साथ जो हुआ, हुटिंग की गई, उस पर राकेश टिकैत कुछ नहीं बोलते। देखिए, राकेश टिकैत ने जो बोला है तालिबानी सरकार है, तो मैं शुरू करता हूं। एक चित्रा जी हुई, एक सिसौली में एमएलए को मारा, किसने मारा? इन नेता के गुंडों ने मारा, जो ये हैं वहां पे। खुले आम बोले राकेश टिकैत और नरेश टिकैत जो है, खुले आम बोले कि हाँ कार्यकर्ताओं ने मारा और नेता घुसेगा तो फिर मारेंगे, यानी ये नेता को मारेंगे, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करेंगे। अब ये बताइए कि ये तालिबानी ही हुए वो पत्रकार चित्रा त्रिपाठी है। मानिए कि मैं चित्रा त्रिपाठी जी के पत्रकारिता से सहमत नहीं हूं, मैं उनका विरोध करूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके उनके खिलाफ याचिका लगाऊंगा। मैं चित्रा त्रिपाठी जी को अगर हैरेस करता हूं, महिलाओं को मोलेस्ट करता हूं, तो तालिबानी भी तो वही कर रहा है, बुर्का पहना के महिलाओं को रख दो। राकेश टिकैत तालिबानी हुई कि सरकार तालिबानी हुई? राकेश टिकैत जो हैं वो मुझे सिर्फ इतना बता दें कि वो जो बोलते हैं कि बक्कल उतार देंगे, वो जो राकेश टिकैत जो हैं वो बोलते हैं बक्कल उतार देंगे, लाठी डंडा लेके मारेंगे, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये राकेश टिकैत जो हैं बोलते हैं कि बक्कल उतार देंगे। फिर कुछ दिन बाद बोलते हैं बक्कल का मतलब गुलाब का फूल होता है, बक्कल का मतलब और कुछ नहीं होता है। फिर राकेश टिकैत एक दिन बमकते हैं, बोलते हैं कि 26 तारीख भूलना नहीं, हर महीना 26 तारीख आता है। फिर बोलते हैं कि 26 तारीख के तो भाजपा का गुंडा ने किया, अगर 26 तारीख को भाजपा का गुंडा किया तो ये क्यों बोलते हैं कि 26 तारीख भूले नहीं है, दिल्ली का रास्ता ट्रैक्टर भूला नहीं है। दिल्ली में भी महिलाओं को सेम चीज देखिए, यहाँ एक कॉमन चीज देखिए, यहाँ पे भी पत्रकार महिला को मोलेस्ट किया गया, पुलिस के जवान को मारा गया, तिरंगा का अपमान किया गया, खालिस्तानी झंडा लगाया गया। आज जो महापंचायत हुआ है, उस महापंचायत में भी महिलाओं को देश विरोधी नारे कुछ लोग लगाए, उसके लिए मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, वैसे देशद्रोही लोग होते हैं,
लेकिन महिला पत्रकार के साथ जो आप मोलेस्टेशन कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ता को उकसा के कह रहे हैं कि डंडा लेके आओ मारो, झूठ बोल रहे हैं कि तुम्हारी जमीन, जिसे किसान अपने बेटा की तरह अपनी जमीन को प्यार करता है, और अपने जमीन के बारे में किसान कभी कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और ये बोलते हैं किसान को भड़काने के लिए कि तुम्हारे जमीन को हड़प लेंगे। तो भाई किसान जो मासूम किसान हैं, जिनका इस देश की 70 साल तक सरकारों ने शोषण किया, उस घाव को उपयोग करके मोदी जी जो उस पे महलम लगा रहे हैं, जनधन योजना हो, नीम कोटिंग यूरिया हो, मोदी जी जो उस पे के थ्रू मदद करना किसान को चाह रहे हैं, ममता दीदी वो मदद नहीं की तो उसे राकेश टिकैत ने सपोर्ट किया। तो इससे ये क्लियर पता चलता है कि इनका एजेंडा कुर्सी है, पैसा है, सत्ता है, इसको कोई ढकने की जरूरत नहीं है। ये अब आंदोलन देखने रहे, एक्सपोज हो गया है। अब आप सड़क चलते किसी लोग से पूछिए, कोई लोग कह देगा अरे ये किसान, मासूम किसान भाइयों को उपयोग किया जा रहा है, ये इन बिचौलियों का आंदोलन है जिनको सत्ता नहीं मिली है। किसी तरह से मोदी जी को सत्ता से खींच के उतारना चाइना चाहता है, पाकिस्तान चाहते हैं। हमारे देश के अंदर जो दरबारी पत्रकार हैं, जो 70 साल तक नेहरू जमाने से आज तक जिस पत्रकार को बड़ा बड़ा बंगला मिला, अरे पत्रकार का सैलरी हम नहीं जानते हैं, उसके पास बड़ा बड़ा बंगला कैसे आ गया? उस पत्रकार के पास कौन दिया? कांग्रेस परिवार उस पत्रकार को, जो सुसु पत्रकार है, दरबारी पत्रकार है, जिसको ममता बनर्जी के सामने जाके जो की थी, उसका मैं उसके घटिया हरकत को भी एक्सपोज करना नहीं चाहता हूँ। महिला पत्रकार है, क्या ही बोलूँ उसके बारे में। और जो जितने हैं, जिनको हाफिज सईद जिनका था, इन पत्रकारों का एजेंडा है कि फिर कांग्रेस को लाएं और हमारा जो भ्रष्टाचार का जांच हो रहा है, क्योंकि जांच होने में 10 साल 15 साल जो हमारी व्यवस्था है, स्लो व्यवस्था है, लालू यादव को जेल जाने में इतना टाइम लगा। तो ये लोग किसी तरह चाहते हैं कि मोदी सरकार को हटाएं, उनको सत्ता से खींचे, ताकि चाइना भी वर्चस्व बनाए, खालिस्तानी भी पंजाब को तोड़ सके, कश्मीर से जो 370 हटा उसे वापस लाके कश्मीर में भी जिहाद ला सके। तो ये सभी लोग इकट्ठे हो गए। जब इतने गद्दार इकट्ठे हो जाएं, तो राष्ट्रवादियों को भी देश के पक्ष में, किसी सरकार के पक्ष में नहीं, अपने मातृभूमि के लिए, देख रहे हैं अभी अफगानिस्तान में क्या हुआ है, तो भारत में भी अगर राष्ट्रवाद का वर्चस्व नहीं रहा तो हमारे साथ जो खतरा देश के लिए है, और किसान और जवान दोनों देश की रीढ़ होते हैं, तो ये सभी लोग किसान के मन में भ्रम डाल के कि आपका जमीन छीन लेगी। अरे भाई कैसे भाई? अगर हम किसी दुकान पे या किसी ऑटो में जाके ट्रेवल किए, उसको ऑटो वाले को किराया दिया, उसका ऑटो हम खरीद लिए क्या? भाई अगर मेरा मन हुआ, मैं किसी व्यापारी को अपना खेत में मतलब मैं बेचा, नहीं मन हुआ नहीं बेचूंगा, तो जमीन पे कैसे कब्जा कर लेगी? जब एक महिला पत्रकार ने टिकैत जी से यही सवाल पूछा, कानून रखा सामने, बोला ये बताइए कि इस कानून में कहाँ लिखा हुआ है कि ये जो है मतलब जमीन जो है छीन लिया जाएगा। तो राकेश टिकैत कभी आसमान देख रहे थे, कभी इधर, क्योंकि वो जो है मतलब जो उनके परिचित पत्रकार हैं उन्हीं के आसपास घिरे रहते हैं। लेकिन संजोग से एक निष्पक्ष पत्रकार के पास पकड़ा गए, तो कभी आसमान, मैं कहता हूँ राकेश टिकैत को, उनको हिम्मत है राकेश टिकैत को आके आपको इंटरव्यू नहीं देंगे वो। क्यों? क्योंकि वो जो है अपने दरबारी लोग जो कांग्रेस का है उसी को इंटरव्यू देते हैं, और पत्रकारों को बजाबता धमकी देते हैं कि अगर सच बताओगे तो तुमको मारेंगे। वीरेंद्र सिंह को फतवा जारी करके बोले हैं कि अगर बोला तो उसका भी पिटाई करेंगे। तो ये सोचिए, ये लोग ये तालिबान हुए कि नहीं? अगर बोलने की आज़ादी, मोदी जी को लोग 1000 गाली देता है, सुबह से शाम तक मोदी जी को बहुत सारे गद्दार गाली देते हैं, एक को भी मोदी जी ने जेल में डाला, एक को भी मोदी जी को नीच कहा, गधा कहा, क्या क्या नहीं मोदी जी को सुनना पड़ा। लेकिन उन्होंने बोला लोकतंत्र है, सभी को बोलने की आज़ादी है। लेकिन ये तालिबान होने का जो आरोप लगा रहे हैं, तो इनकी खुद की मानसिकता तालिबानी है। और आज के महापंचायत को अगर मुझे कंक्लूड करने कहिएगा तो मैं यही कहूँगा कि ये महापंचायत नहीं, ये चुनाव का आगाज है, चुनाव का शुरुआत है। सपा, बसपा, कांग्रेस सबके चुनाव का आगाज है कि भाई ये चुनाव मंच है, यहाँ से हम बीजेपी को हराएंगे, फिर भ्रष्टाचार, परिवारवाद, आतंकवाद, जिहाद सबको फिर मौज करेंगे। तो मैं उत्तर प्रदेश के जनता से रिक्वेस्ट करता हूं, अपने भाई बहनों, माताओं से, पितातुल्य बुजुर्गों से, कि आप किसी सरकार के पक्ष में मत आओ,
लेकिन जो आपके राष्ट्र के लिए हो, जो आपके विकास के लिए, जो आपको सम्मान निधि दे रहा है, उसके साथ खड़ा होना आपका कर्तव्य है। और तटस्थ रहने से काम नहीं चलेगा, आपको राष्ट्र के साथ खड़ा होना ही पड़ेगा।